कभी सोचा है कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी की सबसे जरूरी किताब उसका नाम है डीएनए। यही वो किताब है जो बताती है कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी बिना एक भी गलती के कॉपी कैसे हो जाती है, और सेल इस किताब में लिखी हुई भाषा को पढ़कर अपना सारा काम कैसे करते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के प्रोसेस को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जीवन के इस मास्टर प्लान यानी सेंट्रल डॉगमा को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये मास्टर प्लान कॉपी कैसे होता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अरे हाँ, हम ये भी देखेंगे कि साइंटिस्ट ने इसे साबित कैसे किया। इसके बाद हम उस सीक्रेट भाषा को समझेंगे जिसमें ये पूरा प्लान लिखा है, यानी जेनेटिक कोड। और आखिर में सबको जोड़कर ये जानेंगे कि कैसे एक कागज के नक्शे से एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर जीवन का ये मास्टर प्लान काम कैसे करता है? इस बहुत ही फंडामेंटल रूल को फ्रांसिस क्रिक ने एक नाम दिया था, सेंट्रल डॉगमा। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, बस। पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पूरी कहानी इसी एक लाइन में है। यही है वो सेंट्रल डॉगमा। ये बताता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। मतलब ब्लूप्रिंट यानी डीएनए से एक टेम्पररी मैसेज यानी आरएनए बनता है, और फिर उस मैसेज से असल मशीनरी यानी प्रोटीन तैयार होती है जो सारा काम करती है। सच कहूं तो जीवन की पूरी कहानी इसी एक फ्लो में छुपी है। तो इस सेंट्रल डॉगमा का पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाना। सोचिए, जब भी एक सेल को डिवाइड होकर दो बनना होता है तो उसे अपने पूरे डीएनए को हूबहू एकदम परफेक्टली कॉपी करना पड़ता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। मजे की बात यह है कि वॉटसन और क्रिक ने जब 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो वो खुद ही समझ गए थे कि उनके मॉडल में ही डीएनए की कॉपी का राज छिपा है। उन्होंने लिखा था, हमारी नज़रों से ये नहीं बचा है कि हमने जो स्पेसिफिक पेयरिंग बताई है वो जेनेटिक मटेरियल के लिए एक कॉपी करने का मैकेनिज्म भी सुझाती है। इसका सीधा सा मतलब था कि ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से, और यही सिंपल सा रूल रेप्लिकेशन का बेस है। और इस कॉपी करने के मैकेनिज्म को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, डीएनए की चेन एक जिप की तरह खुलती है, दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं और हर आधा हिस्सा एक नए आधे हिस्से को बनाने के लिए एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करता है। नतीजा क्या होता है? हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है और एक बिल्कुल नया। आधा पुराना आधा नया, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। तो ये प्रोसेस असल में होता कैसे है? इसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझिए। ये लाइन कुछ खास जगहों से शुरू होती है जिन्हें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका मेन वर्कर है एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो तेजी से नए ब्लॉक्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाता है। जिस जगह पर डीएनए की जिप खुल रही होती है उस वाई शेप की जगह को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। और आखिर में डीएनए लाइगेज एक गोंद की तरह काम करता है जो बने हुए टुकड़ों को मजबूती से जोड़ देता है। यही है इस पूरे प्रोसेस के हीरोज। अच्छा, ये मॉडल सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर साइंस सिर्फ लॉजिक पर नहीं, सबूतों पर चलती है। तो सवाल ये था कि वैज्ञानिक ये साबित कैसे करें कि रेप्लिकेशन वाकई में सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, कोई और तरीका क्यों नहीं? इसका जवाब मिला मेसेल्सन और स्टाल के एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने हमेशा के लिए इस बहस को खत्म कर दिया और साबित कर दिया कि ये मॉडल ही सही है। देखिए, उन्होंने क्या किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक भारी नाइट्रोजन आइसोटोप 15N वाले मीडियम में उगाया। इससे क्या हुआ? बैक्टीरिया का सारा डीएनए भारी हो गया। फिर इन भारी डीएनए वाले सेल्स को उठाकर नॉर्मल यानी हल्के नाइट्रोजन 14N वाले मीडियम में डाल दिया। अब ई कोलाई को डिवाइड होने में 20 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने ठीक 20 मिनट बाद यानी पहली पीढ़ी के बाद डीएनए निकाला। फिर 40 मिनट बाद यानी दूसरी पीढ़ी के बाद डीएनए निकाला और इन डीएनए सैंपल्स के वजन को एक खास तकनीक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से नापा। और नतीजा, अरे वो कमाल का था। पहली पीढ़ी के बाद जो डीएनए मिला वो न तो पूरी तरह भारी था और न ही पूरी तरह हल्का, वो ठीक बीच की डेंसिटी का था, एक हाइब्रिड। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हर नए डीएनए में एक पुराना भारी स्ट्रैंड और एक नया हल्का स्ट्रैंड था। और बस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल साबित हो गया। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि ब्लूप्रिंट कॉपी कैसे होता है, पर अब असली सवाल पर आते हैं। सेल इस ब्लूप्रिंट में लिखी इंफॉर्मेशन को पढ़ता कैसे है? यहीं से हम जेनेटिक कोड की दुनिया में कदम रखते हैं। ये है जीवन की असली भाषा।
यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली थी। आरएनए में सिर्फ 4 अक्षर होते हैं, ए, यू, सी और जी। लेकिन शरीर को बनाने वाले प्रोटीन्स में 20 अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो सवाल था, सिर्फ 4 अक्षर 20 अलग-अलग चीजों के लिए कोड कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान था अक्षरों का कॉम्बिनेशन बनाना, एक ट्रिपलेट कोड, यानी 3-3 अक्षरों के शब्द बनाना। एक फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज गैमोव। उन्होंने सिंपल सा मैथ्स लगाया। अगर कोड 3 बेस का एक ग्रुप हो, जिसे ट्रिपलेट कहते हैं, तो 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4 हमें 64 अलग-अलग कॉम्बिनेशंस देता है। और 64 कॉम्बिनेशंस तो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करने से कहीं ज्यादा हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और इन 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को ही कोडॉन कहा जाता है। ये जेनेटिक भाषा का एक शब्द है। हर कोडॉन का एक फिक्स मतलब होता है। या तो वो किसी खास अमीनो एसिड को बताता है, या फिर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोकने का सिग्नल देता है। ये जेनेटिक कोड कोई ऐसी वैसी भाषा नहीं है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे बहुत एफिशिएंट और भरोसेमंद बनाती हैं। चलिए इस कोड के कुछ राज खोलते हैं। पहला, ये कोड डिजेनरेट है। इसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड वर्ड होते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, ये नॉन एम्बिग्युअस भी है, मतलब एक कोड वर्ड का मतलब हमेशा एक ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा, ये कॉमालेस है। इसे एक साथ बिना किसी पंक्चुएशन या गैप के पढ़ा जाता है। और सबसे कमाल की बात, ये लगभग यूनिवर्सल है, मतलब जो कोड एक बैक्टीरिया में काम करता है वही हम इंसानों में भी काम करता है। ये कितनी बड़ी बात है। एक और जरूरी बात यह है कि यह कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अक्षर सिर्फ एक ही शब्द का हिस्सा हो सकता है, दूसरे का नहीं। इससे यह पक्का होता है कि मैसेज को सही तरीके से पढ़ा जाए और शब्दों का मतलब न बदल जाए। रीडिंग फ्रेम हमेशा सही रहे। जैसे किसी भी भाषा में एक सेंटेंस को शुरू और खत्म करने के लिए पंक्चुएशन होता है, वैसे ही जेनेटिक कोड में भी सिग्नल हैं। AUG स्टार्ट कोडॉन है, ये प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है। और UA, UGA और UGA ये 3 स्टॉप कोडॉन हैं। जहां भी ये आ जाते हैं, मशीनरी समझ जाती है कि बस प्रोटीन पूरा बन गया, अब रुकना है। तो अब चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो कहानी का सार ये है, रेप्लिकेशन का काम है ब्लूप्रिंट को सुरक्षित रखना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, और जेनेटिक कोड का काम है उस ब्लूप्रिंट को पढ़ना और उसे प्रोटीन्स में बदलना, वो प्रोटीन्स जो असल में हमारे शरीर को बनाते हैं और चलाते हैं। यही 2 प्रक्रियाएं हैं जो तय करती हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे बची रहती है, आगे बढ़ती है और खुद को एक्सप्रेस करती है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि जेनेटिक कोड लगभग यूनिवर्सल है। एक बैक्टीरिया से लेकर हाथी और इंसान तक सब में एक ही कोड काम करता है। ये बात पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवन के एक कॉमन पूर्वज, एक कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में क्या इशारा करती है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा